जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जमीन से संबंधित विवाद के बारे में। अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेते हैं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो मुझे उम्मीद है कि 90% आपका जमीन का मामला हल हो जाएगा, जमीन से विवाद से संबंधित मामला हल हो जाएगा। अगर इस तरह का विवाद आपके पास नहीं भी है, आपके साथ नहीं भी है, तो इतना जरूर सीख जाएंगे कि किसी को राय दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। आपके गांव में, समाज में, आपको दोस्तों में, कोई जानने वालों में ऐसा मामला हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि बहुत लोगों का सवाल आया है मेरे कमेंट बॉक्स में। जितने भी जमीन से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं कि मुझे अभी अभी पता चला है, या फिर आज पता चला है, 2-4 दिन 10 दिन पहले पता चला है कि मेरे दादा के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से या परदादा के नाम से कहीं जमीन था और किसी का कब्जा है वहां पर 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से। मैं उसे कैसे अपने नाम कराऊं, कैसे हासिल करूं। दूसरा सवाल ये आया है कि मैं बाहर में रहता हूं, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, या फिर कहीं भी कमाने गया हूं और मेरे गांव में जमीन है पुश्तैनी, मेरे भाई ने उस पर कब्जा कर रखा है या फिर घर बना लिया है, मुझे हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। किसी के कहना मेरे चाचा ने कब्जा कर रखा है, हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। मेरे पट्टीदार, मेरे रिश्तेदार वहां पे कब्जा करके घर बना के रह रहे हैं, मेरी हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। जमीन का पेपर भी उसके पास है, वो नहीं दे रहा है। कैसे हासिल करे, क्या होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल तो ऐसा भी है कि लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर में रह रहा था, दूसरे स्टेट में काम कर रहा था, मेरे भाई ने सारे जमीन अपने नाम से करा लिए हैं, जबकि वो मेरे दादा के नाम से था, परदादा के नाम से खानदानी है। किसी का कहना है मेरे चाचा ने अपने नाम से करा लिया। मैं आज सबका जवाब दूंगा, सारी समस्या का हल करूंगा कि आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है 10-20 साल से, तो आप उसे किस प्रकार से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर ले भी सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, सारा जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो में बने रहे। इसके अलावा बहुत सारी जमीन से संबंधित जानकारी दूंगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, लाइक करना आप नहीं भूलें। बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी इकट्ठा करके आपको बताता हूं। और मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न होगा, अगर दूसरा भी कोई सवाल प्रश्न होगा किसी भी संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार से आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं सीधा मुद्दा पर। सीधा आपको बता दूं कि कोई भी जमीन कहीं पे जो आपको पता चलता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, या फिर जब भी आपको पता चलता है कि मेरे दादा के नाम से जमीन था, या फिर मेरे परदादा के नाम से जमीन था, या फिर मेरे पिताजी के नाम से जमीन था, वहां पर कोई घर बना के रह रहा है, या फिर कोई खेती कर रहा है, कृषि भूमि है तो, या फिर कोई भी किसी भी तरह का वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये जमीन मेरी है। आप गए कहाँ पे? तहसील में गए, जिसे अंचल कार्यालय भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो आप सर्किल ऑफिस में गए, वहां पे जाके आप देखते हैं, जब खतियान निकालते हैं या फिर रजिस्ट्री ऑफिस से वहां से खतियान निकालते हैं, खतौनी निकालते हैं, रजिस्टर 2 में देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जमीन आपके नाम से ही है। मतलब आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है या पिताजी के नाम से है, लेकिन वो है नहीं, उनमें से किसी के नाम से है। यही कहना है आपका कि आपके किसी भी पूर्वज के नाम से है, लेकिन कब्जा किसी और का है, और वो रसीद भी कटा रहा है। मतलब उसके नाम से दाखिल खारिज भी हो चुका है, रसीद भी कटा रहा है। बहुत सारे मामलों में ऐसा है कि दाखिल खारिज हो चुका है और रसीद भी कटा रहा है, लेकिन वो जमीन आपके दादा ने या पिताजी ने या परदादा ने उसको लिखा नहीं, रजिस्ट्री नहीं किया, बैनामा नहीं किया, तो फिर उसे हासिल कैसे करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, उस जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर ले और उस जमीन का नकल निकाले। उस जमीन का नकल निकाले तो उससे आपको पता ये चलेगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी पता करे जाकर, और यहाँ तहसील से भी आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके इलाके में जो राजस्व कर्मचारी होता है, जो पर्ची काटते हैं, जो रसीद काटते हैं, लगान रसीद या फिर राजस्व रसीद जो काटते हैं, उसके पास जाए और वहां पे पता करे कि ये जमीन जो दाखिल खारिज हुआ, या तहसील से भी पता चल जाएगा, अंचल कार्यालय से भी पता चल जाएगा, आपको पटवारी से भी पता चल जाएगा। पटवारी जो रसीद काटते हैं उसे हम राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं, कहीं कहीं राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं, तो वहां भी पता चल जाएगा। तो वहां जाके आपको पता ये करना पड़ेगा, वहां पे जाकर पता करें कि ये जमीन जो दाखिल खारिज हुआ है, चाहे 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, और दाखिल खारिज होकर किसी के नाम पे गया, जबकि उससे पहले मेरे दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था या पिताजी के नाम से था, तो उसके नाम पर जो गया है, उसके नाम से जो रसीद कट रहा है, उसका आधार क्या है। आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं समझिएगा, उसका आधार, किस आधार पर उसको दाखिल खारिज किया गया। मतलब कि हमारे दादा ने या पिताजी ने या फिर कोई किसी पूर्वज ने जिसके नाम से जमीन था, उन्होंने उसको रजिस्ट्री किया है, या फिर बैनामा किया है, या फिर गिफ्ट डीड किया है, या फिर दान दिया है, या फिर वसीयत किया है। कुछ तो कुछ होगा किया हुआ, तभी तो उस आधार पर उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ होगा। अगर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज अगर उसने करा लिया है और कब्जा कर रखा है, तो फिर आप फाइट कर सकते हैं उस जमीन के लिए। इसके लिए सिविल कोर्ट में जाके आप मुकदमा कर सकते हैं और उस जमीन के रिकवरी के लिए आप मुकदमा लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बहुत लोग कहते हैं कि उसका कागजात भी मेरे पास नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना होता है। आपके पास खाता नंबर, खेसरा नंबर अगर निकल जाता है, अगर पता चल जाता है, तो उसके आधार पर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, या फिर आप तहसील में जाइए, या फिर राजस्व कर्मचारी के पास जाइए,
कहीं भी जाके खतियान का नकल ले ले, जिसे खतौनी कहते हैं, खतियान कहते हैं, या फिर पुराना जो भी रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उसका एक रिकॉर्ड निकाल ले, सर्टिफाइड निकाले। सर्टिफाइड जानते हैं, जो अथोराइज कर्मचारी होते हैं उससे सिग्नेचर और मुहर के साथ, जिसे हम सर्टिफाइड कहते हैं, तो आपको मिल जाता है। तो उसके आधार पर आप केस फाइल कर सकते हैं, उस जमीन उस प्रॉपर्टी को रिकवरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, आपको पता नहीं था कि वो मेरी जमीन है, लेकिन वो आप ही की जमीन है। और किस आधार पर उन्होंने दाखिल खारिज कराया, किस आधार पर कब्जा है, ये भी वो नहीं बता पा रहा है अगला, और आपको भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इस आधार पर आप केस करके प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं और आप हासिल उसे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको हासिल हो जाएगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, आप पूछेंगे किस तरह का मुकदमा करना पड़ेगा, तो वहां पे टाइटल सूट का आपको मुकदमा करना पड़ेगा। टाइटल सूट का मुकदमा करेंगे और ये मुकदमा चलेगा, सारा दस्तावेज वो भी लेकर आएगा, उसे नोटिस किया जाएगा, कोर्ट की तरफ से उसे नोटिस किया जाएगा, उसको दस्तावेज लेकर बुलाया जाएगा कि आपकी वो जमीन है, आपने दाखिल खारिज करा लिया है, आपने रसीद भी कटा लिया है, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन आधार क्या है, किसने आपको लिखा, किसने बैनामा किया, किसने आपको वसीयत किया, या फिर किसने आपको गिफ्ट किया, कुछ तो कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए ना, वही रजिस्टर्ड प्रूफ होना चाहिए, तभी जाके वो जमीन उसकी मानी जाएगी। अगर वो सबूत नहीं पेश कर पाता है, कोर्ट में नहीं आ पाता है, तो उस आधार पर आपके पक्ष में जजमेंट हो सकता है, आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। दूसरा आपको आगे ये बता दूं कि बहुत लोगों का ये कहना है कि मेरे भाई ने कब्जा किया हुआ है जमीन, में बाहर रहता था 10 साल 20 साल 15 साल से, पुश्तैनी जमीन है, पिताजी के नाम से है या फिर किसी किसी के दादा के नाम से है, ज्यादातर लोगों का परदादा के नाम से है, ऐसे जमीन है, मतलब पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, और मेरे चाचा ने या फिर भाइयों ने अपने नाम करा लिया है गांव में, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, बहुत दिन पे जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, मैंने छोड़ रखा था कि कभी जाऊंगा तो अपनी हिस्सेदारी ले लूंगा या फिर घर बनाऊंगा, लेकिन वो कब्जा कर लिया है या फिर अपने नाम से करा लिया है। तो इसका भी निदान बता रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति, चाहे वो परदादा से आया हो, दादा से आया हो, पिताजी से आया हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आप गांव में छोड़ रखे हैं, तो आपके भाई अगर अपने नाम से पूरे जमीन करा लिया है या फिर आपके चाचा ने अपने नाम से पूरे जमीन करा लिया, उसमें आपको जितना भी हिस्सेदारी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हिस्सा छोड़कर उसे अपने नाम कराना है। लेकिन उन्होंने पूरे नाम से करा लिया, जैसे आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, इस तरह के भाई है, लेकिन 2 भाई गाँव में रहते हैं, बाकी बाहर में रहते हैं, या फिर 3 भाई गाँव में रहते हैं, बाकी बाहर में रहते हैं, लेकिन कुछ ने आपका जमीन भी अपने नाम से करा लिया। तो इसके लिए करना क्या है कि ये तो बिल्कुल आसान तरीका है इसका, क्योंकि पूर्वज के नाम से जो संपत्ति है उसमें जन्म से अधिकार होता है, आपका जन्म से अधिकार है, चाहे परदादा के नाम से संपत्ति है, दादा के नाम से संपत्ति है, पिता के नाम से संपत्ति है, और वो नहीं है, चाहे आप 20 साल से बाहर रह रहे हो, 50 साल से बाहर रह रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी जाके आप अपना वहाँ पे हिस्सेदारी ले सकते हैं, क्योंकि आपने पूर्वज की संपत्ति में जहाँ जन्म से आपका अधिकार है कानूनन, तो आपने ना उसे लिखा, ना आपने उसे दान किया, ना आपने उसे वसीयत किया, ना आपने वहाँ पे हक त्याग किया, ना आपने किसी प्रकार का पेपर बनाया, किस आधार पर वो अपने नाम से करा सकता है। लेकिन अगर नाम से नहीं भी कराया और कब्जा कर रखा, तो आप उसके बदले में उससे कहीं भी जमीन, दूसरा जमीन की डिमांड कर सकते हो, उसे देना होगा किसी भी आधार पर। अगर वो जमीन दूसरे जगह देने में सक्षम नहीं है, सेम रेट का, सेम सर्किल का, सेम तरह का जमीन देने में सक्षम नहीं है, तो फिर घर अगर बना भी लिया है, तो आप पार्टीशन सूट जब कोर्ट में करेंगे, पार्टीशन सूट का मुकदमा कोर्ट में करेंगे, तो उसके आधार पर कोर्ट उससे जवाब मांगेगा और वहां पे उसको कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। वहां पे जाकर उसको सबूत बताना है कि किस आधार पर उसने कराया है, क्यों कराया है, जबकि इसका भी अधिकार है, तो उसको घर तोड़ना पड़ सकता है, या फिर वो घर तोड़ना नहीं चाहेगा तो उसे घर सहित उसको हिस्सेदारी देना पड़ सकता है। अगर वो कोर्ट का बात नहीं मानेगा तो उसको घर तोड़ के भी हिस्सा देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि मेरे भाई ने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेच ली, मैं बाहर में रहता था या फिर कहीं और रहता था, या फिर मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने मेरे हिस्सेदारी की प्रॉपर्टी बेच ली, मतलब पूर्वजों का संपत्ति था, पैतृक संपत्ति था, दादा के नाम से था या पिताजी के नाम से था या परदादा के नाम से था, और वो मेरे हिस्से के भी प्रॉपर्टी बेच लिया, मतलब प्रॉपर्टी बेच लिया, मुझे हिस्सा नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए भी आप सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर वो किसी से बेच लिया है, जिससे बेच लिया है उसको आप पार्टी बनाइए, अपने भाई को पार्टी बनाइए, या फिर आपके चाचा ने बेच लिया है आपके पिताजी के हिस्सा, आपका हिस्सा, तो आप चाचा को पार्टी बनाइए, जिसने खरीदा है उसको भी पार्टी बनाइए और मुकदमा कर दीजिए टाइटल सूट का। इससे क्या होगा कि उस जमीन पर स्टे लग जाएगा। आप स्टे ले लीजिए, तो स्टे ले लेंगे जब कोर्ट से, तो जमीन पर स्टे लग जाएगा, और जिन्होंने लिया, जिन्होंने उस जमीन को लिया है, ना वहाँ पर कोई निर्माण कर सकता है, ना घर बना सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना खेती कर सकता है, वो जमीन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। अगर कोर्ट वहाँ से स्टे लगा देता है, कोर्ट स्टे ऑर्डर पास कर देता है, तो इससे होगा क्या कि केस का जब तक जजमेंट नहीं आएगा, जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं देगा वो, जब तक आपका हिस्सा वो नहीं देगा या फिर उसके बदले आपको पैसे नहीं देगा आपकी सहमति से,
तब तक उस जमीन पर कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा, कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी उसमें हिस्सेदारी है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं रह रहे हैं तो आपका जमीन आपका भाई बेच देगा, आपका चाचा बेच देगा, या फिर कब्जा कर लेगा, घर बना लेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 साल तक कब्जा अगर करके रह जाता है, कोई व्यक्ति किसी के जमीन पर 12 साल से ऊपर कब्जा करके रह जाता है तो वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, मतलब कि वो कब्जेदार ही उस जमीन का मालिक हो जाता है। लेकिन किस स्थिति में? वो अगर किसी की निजी जमीन है, किसी की निजी जमीन है, उसके जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करके घर बना के रह रहा है और 12 साल कोई भी रोक टोक नहीं करता है किसी प्रकार से, तो वहां पे लिमिटेशन एक्ट का कुछ सेक्शन लागू होता है जिसके तहत उसको आप हटा नहीं सकते, उसको मालिकाना हक वहां पे हो जाता है, चाहे ऐसे हो चाहे वो कोर्ट से ले ले ऑर्डर। अगर वो साबित कर देता है कि 12 साल से मैं वहां पे हूँ लगातार और कोई भी जमीन मालिक मकान मालिक मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया, मुझे हटाने नहीं आया, मुझे रोकने नहीं आया, किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं किया, लिखित की बात हो रही है, मुंह से कहने से नहीं होगा, किसी प्रकार का लिखित कार्रवाई नहीं किया, तो फिर वह जमीन जो कब्जेदार है उसकी मानी जाती है। लेकिन ये कहाँ लागू होता है? मैंने बताया आपको, निजी जमीन पर कोई और कब्जा किया हुआ है, आपकी निजी जमीन में कोई और कब्जा किया हुआ है, या फिर किसी की निजी जमीन पर आपने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, जो पिता के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से जो संपत्ति है, मतलब पूर्वज से जो आया हुआ संपत्ति है, जिसमें जन्म से आपका अधिकार है, जिस दिन आपका जन्म हो जाता है तो परदादा के नाम से हो, दादा के नाम से हो या फिर पिता के नाम से हो, उसमें सीधा आपका अधिकार हो जाता है। उनके न रहने के बाद उसमें सीधा सीधा आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। जितने भाई बहन आप हैं, बहनों की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो बहन को भी बराबर हिस्सेदारी मिलता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। तो बहन हो भाई हो, बहन अपनी मर्जी से नहीं लेती वो अलग बात है, ना ले वो अलग बात है, भाइयों में बांट सकते हैं, लेकिन भाई बहन का पूरा अधिकार होता है, वो अपना हिस्सेदारी कभी भी ले सकती है। चाहे दूसरा भाई उस पर 50 साल से कब्जा करके बैठा हो, 25 साल से कब्जा करके बैठा हो, कभी से भी कब्जा करके बैठा हो, कोई भाई बाहर रहता हो, कहीं दूसरे जगह कमाने गया हो, कोई दूसरे स्टेट में कमाने गया हो, विदेश में कमाने गया हो, लेकिन जब भी वो लौट के आएगा, जब भी चाहे उस जमीन में से अपना हिस्सेदारी ले सकता है। उसमें लिमिटेशन एक्ट का कोई भी सेक्शन लागू नहीं होता। ये नहीं कि 12 साल 15 साल से दूसरा भाई घर बना के उस पर रह रहा है, या फिर कोई बाहर में है 15 साल से एक भाई, दूसरा भाई उस पर कब्जा कर लिया, बोला कि भाई लिमिटेशन एक्ट के तहत मैं 12 साल से ज्यादा से हूँ, ये मेरी जमीन हो गई। लेकिन पैतृक संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। चाहे आपका चाचा कब्जा किया हुआ है, आपका कोई पट्टीदार कब्जा किया हुआ है, आपका कोई रिश्तेदार कब्जा किया हुआ है, आपका भाई कब्जा किया हुआ है, आपकी बहन कब्जा की हुई है, कोई भी कब्जा करके रह रहा है, उस पर लिमिटेशन एक्ट का कोई भी सेक्शन लागू नहीं होता है। पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार होता है, चाहे आप अभी ले लीजिए, चाहे 50 साल बाद ले लीजिए, 10 साल बाद ले लीजिए, 20 साल बाद ले लीजिए, आपकी संपत्ति आप ही की संपत्ति होती है। क्योंकि ना आपने किसी को दिया है, ना दान किया है, ना गिफ्ट किया है, ना आपने उस पर रजिस्ट्री किया है, ना उसको आपने बैनामा किया है, किसी प्रकार का कोई लिखित आपने कुछ किया नहीं है जो रजिस्टर्ड हो, तो फिर उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? अगर कर भी लिया है तो आपके जाने के बाद उसे हटना पड़ेगा, चाहे वो भाई हो, चाचा हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई दूसरा अगर कब्जा कर रखा है, कोई गांव का व्यक्ति कब्जा कर रखा है, कोई समाज का व्यक्ति कर रखा है, कोई बाहर का व्यक्ति कब्जा कर रखा है, या फिर कोई गरीब गुरबा कोई भी घर बना कर रह रहा है, आप 15 साल बाद जाते हैं, 13 साल बाद जाते हैं, 14 साल बाद जाते हैं, और वो वहाँ पे प्रूफ बना लेता है कि मैं यहाँ 12 साल से हूँ, उसके पास कोई बिजली बिल है, कोई राशन कार्ड है, कोई वोटर आई कार्ड है, कोई आधार कार्ड है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, 3-4 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रूफ बना लिया है, जिससे ये साबित होता हो कि 12 साल से ऊपर से यहाँ से रह रहा हो, ये व्यक्ति 13, 14, 15 साल बाद मुझे हटाने आया है, तो फिर उसका मालिकाना हक हो जाएगा, उसका मालिकाना हक हो जाएगा। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, आपके रिश्तेदार में नहीं है, आपका भाई नहीं है, आपका चाचा नहीं है, आपके कोई घर का व्यक्ति नहीं है, जो पैतृक संपत्ति में जितने भी हिस्सेदार होते हैं उसमें से कोई नहीं है, तो फिर वो कब्जा कर लेगा, फिर उसका मालिकाना हक हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लेंगे, कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। ये केस 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल भी चल सकता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। जिसका कब्जा है उसी को मालिक माना जाएगा, और कभी भी जजमेंट आएगा तो उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसके पास ये प्रूफ हो जाता है कि 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो आप समझ गए कि सीधा सीधा कि पैतृक संपत्ति पे ये लागू नहीं होता है। अगर बाहर का व्यक्ति कोई कब्जा कर रखा है, उस पे ये लागू होता है लिमिटेशन एक्ट। बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखा गया कि भाई और चाचा ने ही पैतृक संपत्ति को अपने नाम से करा लिया, रसीद कटाने लगा और बोलने लगा कि भाई तो मैं तो अपना नाम से करा लिया हूँ, अब अपने नाम से करा लिया हो भाई, तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने नाम से करा लिया, तुम यहाँ रहते नहीं हो, अब तो मेरी हो गई, मेरे नाम से हो गई, रसीद भी कट रहा है, दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब कोई मायने नहीं रखता, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में, इस तरह के कई फैसले में बताया है कि दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज जो होता है या फिर रसीद करता है, रसीद जो लगान रसीद करता है, राजस्व रसीद करता है, वो इस बात का सबूत है कि इस प्रॉपर्टी का लगान रसीद ये व्यक्ति भर रहा है, इस प्रॉपर्टी का लगान रसीद ये व्यक्ति भर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन उसकी हो गई, लगान रसीद भरने वाले की जमीन नहीं हो जाती। अब आप बोलेंगे जब जमीन होती नहीं है तो लगान रसीद का क्या मतलब? इसके बारे में सही बात बता रहा हूं कि सही बात क्या है और सही मायने इसका क्या है। दाखिल खारिज किसे कहते हैं? अगर मैंने आपको कोई भी जमीन का जो मालिक वो आपको रजिस्ट्री किया हो,
बैनामा किया हो, या फिर रजिस्टर वसीयत बनाया हो, या फिर गिफ्ट डीड आपके नाम से किया हो, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड किया हो, कोई भी जो माध्यम है, सरकारी माध्यम है जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है, अगर वो माध्यम से अगर आपको दिया गया हो लिखित तौर पर, तो फिर अगर दाखिल खारिज होता है उसके आधार पर, और तब आपका रसीद करता है, तब आप मालिकाना हक वहाँ पे रखते हैं। लेकिन मैंने ना आपको रजिस्ट्री किया, ना बैनामा किया, ना आपको गिफ्ट डीड बनाया, ना आपके नाम से वसीयत किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप गलत आधार पर किसी तरह का आपने पैसे खर्च करके, या फिर ना है उसका फायदा उठा के, आप अधिकारियों को रिश्वत खिला के, या फिर किसी भी प्रकार के करके आप अगर अपने नाम से मोटेशन करा लिया है और उसका रसीद आप कटा रहे हैं, राजस्व रसीद कटा रहे हैं, लगान रसीद कटा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज में आपका नाम चढ़ गया हुआ है, फिर भी वह जमीन आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपको कोर्ट में आधार बताना पड़ता है कि किस आधार पर आपने अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी कराया, किस आधार पर दाखिल खारिज हुआ, किस आधार पर मोटेशन हुआ, यह आधार आपको बताना पड़ेगा। अगर बिना बैनामा के, बिना केवाला का, बिना रजिस्ट्री डीड का, बिना आपको गिफ्ट डीड का, या फिर बिना वसीयत का अगर किसी के नाम से कोई जमीन कराना होता इतना आसान, तो चलते फिरते कोई किसी के नाम से करा लेता, फिर रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सब माध्यम, ये सब चीज समझ लीजिए। सीधे किसी के नाम से कोई रसीद कर जाता है, आप वहां पे जाकर जानकारी लीजिए कि आपने उसे लिखा है, पिताजी ने लिखा है, दादाजी ने लिखा है, कोई ना कोई लिखा होगा, और तब दाखिल खारिज होता है, तब रसीद करता है, तब जाके वो सही माना जाता है। तो सीधा सीधा आपको बता दूं कि आपकी हिस्सेदारी किसी जमीन में है, या फिर आपने रजिस्ट्री जमीन कराया है, या फिर खरीदा हुआ जमीन है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी है जो आपके हिस्से में है, तो आप अगर बेचते हैं तभी कोई उसका दाखिल खारिज कराकर रसीद कटा सकता है, तब उसका मालिकाना हक होता है। और किसी प्रकार से अपने नाम से कराकर, चालाकी से, धोखाधड़ी से करवा के रसीद कटा रहा है, तो उसे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, कभी भी उसको तोड़वाया जा सकता है। इसका भी आधार है और इसके लिए भी कानून बना हुआ है। जमीन का इतना संवेदनशील केस होता है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपको किसी भी तरह की जानकारी और भी चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखे। स्पेशली सबके पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वीडियो आप बनाऊंगा। आप जो भी सवाल करेंगे, जितने लोग सवाल करेंगे, सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और धीरे धीरे करके एक एक करके सबके सवालों पर वीडियो बनाऊंगा। चाहे आज हो, 10 दिन के बाद हो, 5 दिन के बाद हो, एक एक करके सबका नंबर आएगा और सबके मुद्दे पर वीडियो बनेगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे जो छूट गया हो, कुछ नहीं बता पाया हो, ऐसे भी वीडियो लंबा होता जा रहा है, बहुत सारी जानकारी जो आपको नहीं बता पाया हो, तो आप लिखेंगे तो मैं जरूर उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए आप। लेकिन पहले से मेरा सब्सक्राइबर है, आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।